ब्लॉगिंग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई सर्च करता है। आज के समय में हज़ारों ब्लॉगर महीने के हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं और अपने घर का खर्चा भी चला रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक सक्सेसफुल ब्लॉग में वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसको गूगल और यूज़र दोनों पसंद करें। मैंने गूगल का नाम क्यों लिया, मैंने सर्च इंजन का नाम क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि जब आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो उसको दो तरह से देखा जाता है। पहला, जो फ्रंट एंड जो यूज़र के सामने आता है कि ब्लॉग का डिज़ाइन कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, और दूसरा जो बैक एंड होता है जो सर्च इंजन उसको देखता है। अब आपके ब्लॉग में वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो दोनों के लिए ज़रूरी हैं, तभी आपका ब्लॉग आपके यूज़र को भी पसंद आएगा और सर्च इंजन्स को भी पसंद आएगा, ताकि सर्च इंजन उसको पहले रैंक पे रखें और जब यूज़र उस टॉपिक को सर्च करे तो आपका ब्लॉग भी उसको पहले रैंक पे दिखाई दे, ताकि वो जल्दी से जाके आपके आर्टिकल को पढ़ ले। तो ये सारी जानकारियाँ अगर आपको जाननी है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत गजब की जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि भाई ब्लॉग शुरू करने से पहले की जो तैयारी है वो क्या होनी चाहिए। देखो, एकदम से तो हम किसी चीज़ को शुरू नहीं कर सकते हैं, तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि भाई मुझे जो ब्लॉगिंग करनी है उसका टॉपिक क्या होगा। तो सबसे पहले आप टॉपिक को डिसाइड करिए, इंटरनेट पे सर्च करिए या उस चीज़ के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया जाए, ऐसी वेबसाइट दे दी जाए जिस पे आप लगातार नियमित रूप से आर्टिकल लिख सकते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में सोचिए। और ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, गार्डनिंग का टॉपिक भी हो सकता है, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानते हैं वो टॉपिक भी हो सकता है, आप DSLR कैमरे के बारे में जानते हैं वो टॉपिक भी हो सकता है, टेक्निकल टॉपिक भी हो सकता है। ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो, जिसके बारे में भी आप विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं अपने यूज़र को, वो टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए और लगातार जिस पे आप लिख सकते हैं, जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है वो टॉपिक आप सेलेक्ट करिए। तो जब टॉपिक सेलेक्ट हो गया तो दूसरी चीज़ आती है कि अपने ब्लॉग का नाम क्या रखा जाए। देखिए, नाम एक बहुत विशेष चीज़ होती है। नाम ही आपके पूरे वेबसाइट, पूरे ब्लॉग को दर्शकों के दिमाग में एक इमेज की तरह छाप देता है। जैसे मैं आपसे नाम लेता हूँ अमिताभ बच्चन, तो आपके दिमाग में तुरंत वो फोटो छप जाएगी। इस तरीके से अगर मैं आपको आज तक चैनल का नाम बताऊं या किसी और चैनल का नाम अगर आपको मैं लेता हूं, तो वो दिमाग में आपके एक इमेज आ जाएगी उस चैनल के बारे में। तो इसी तरह से आपके ब्लॉग का नाम ऐसा होना चाहिए जो एक बार लेते ही आपके ब्लॉग का पूरा जो डेटाबेस है, जो पूरी जानकारियां हैं कि किस तरह की जानकारी आप देते हैं ब्लॉग पे या आपकी लेखन शैली कैसी है, वो दिमाग में आ जाए। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। और नाम को तकनीकी भाषा में हम कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे छोटा सा शॉर्ट में आपको एक वीडियो देने वाला हूं, तो थोड़ा सा रुकिएगा। इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं कि नाम सेलेक्ट कैसे करना है। देखिए, बहुत लोग बहुत लंबे डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे उनको याद करने में दिक्कत होती है। तो डोमेन नेम का सबसे सीधा तरीका ये है कि कम से कम 2 शब्द का एक डोमेन नेम आप लें, या फिर अगर सिंगल वर्ड का आपको कुछ मिल जाए और उसका कुछ भावार्थ निकलता हो। अगर नहीं भी निकलता हो तो नाम एक यूनिक हो, ताकि लोगों को एक बार में दिमाग में याद हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि नाम इंग्लिश में ही हो, नाम हिंदी में भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग और जो उसका उच्चारण है वो ऐसा हो कि दिमाग में याद आ जाए। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक नाम देखा था, या आपने एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट लल्लन टॉप, उसका नाम ऐसा है कि आप एक बार अगर बोल लेते हैं तो आपके दिमाग में वो छप जाता है। एक नाम और भी मुझे याद है, शायद अरे चिंटू करके, तो वो नाम भी एक ऐसा नाम था कि मैंने एक बार पढ़ा तो बड़ा दिमाग में बहुत देर तक मुझे याद रहा। तो आपके ब्लॉग का नाम भी आपके ब्लॉग की सामग्री की तरह एकदम याद करने वाला होना चाहिए, ताकि एक बार आप उसको कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट ब्राउज़र में जाए, उसको टाइप करे और आपके वेबसाइट पे पहुंच जाए। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है नाम के बाद में, यानी आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद में जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है होस्टिंग की। भाई, आप अपने ब्लॉग की जो सारी जानकारियाँ हैं, आपने आर्टिकल लिखे हैं, आप इमेज डाल रहे हैं, आप वीडियोस डाल रहे हैं, ये इंटरनेट पे कहीं ना कहीं रखे जाते हैं। अब ये कहाँ पे आप रख रहे हैं, अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी सामग्री को इंटरनेट पे किस जगह रखते हैं तो वो यूज़र तक कितनी तेज़ी से पहुँचेगी, इस चीज़ को हम कहते हैं होस्टिंग। आपको होस्टिंग सर्विस के बारे में भी सबसे पहले सोचना है। आप जितनी बढ़िया होस्टिंग सर्विस लेंगे, आपकी वेबसाइट उतनी ही जल्दी लोड होगी और यूज़र का जो अनुभव है आपकी वेबसाइट पे जाने का वो उतना ही बेहतर बनेगा। और जो स्पीड वाला जो फैक्टर है ना,
वो यूज़र के साथ भी बहुत अच्छे से काम करता है और गूगल के जो सर्च इंजन है उसके हिसाब से भी अच्छे से काम करता है। मान लीजिए किसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट को सर्च किया या किसी टॉपिक को सर्च किया और वो खुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो यूज़र झट से उसको छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। तो गूगल भी इस चीज़ को नोट करता है कि भाई यूज़र ने ये जो वेबसाइट छोड़ी है ये क्यों छोड़ी है, हो सकता है इसमें कुछ कमी रही होगी या स्पीड का कोई फैक्टर रहा होगा। तो आपका जो कॉम्पिटिटर है अगर उसकी वेबसाइट आपकी वेबसाइट से जल्दी लोड होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड पे भी काम करना है, और इसमें सबसे बढ़िया काम करती है आपकी होस्टिंग सर्विस। तो होस्टिंग सर्विस कैसे बाय करते हैं जल्दी से समझ लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे hostinger.in पे। hostinger.in आज के समय में सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही सस्ते रेटों में होस्टिंग खरीद सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा। होस्टिंग खरीदने के लिए आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ होस्टिंग प्लान्स नज़र आ जाएंगे। जो सबसे बेस्ट वैल्यू वाला प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग। अगर ये होस्टिंग प्लान आप सेलेक्ट करते हैं तो इस प्लान पे आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, यानी कि अगर आपकी साइट को कोई भी एक्सेस करेगा तो SSD स्टोरेज का मतलब ये है कि जहाँ पे जिस कंप्यूटर पे आपकी साइट स्टोर हो रही है वहाँ पे SSD ड्राइव लगी है जो कि बहुत फास्ट होती है, तो आपका डेटा बहुत तेज़ी के साथ में एक्सेस होगा। इसके साथ में 602 रुपये वैल्यू का एक डोमेन नेम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1 महीने के प्लान के चार्जेस दिखाई देंगे, 12 महीने के प्लान के चार्जेस दिखाई देंगे। तो मान लीजिए हम इस प्लान पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, या आप गूगल या फेसबुक के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपैल और गूगल पे भी दिया गया है। सो नीचे ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। कूपन कोड वाले ऑप्शन में आपको सिंपल माई बिग गाइड टाइप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अतिरिक्त डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी जो भी बिल बन रहा होगा उस पर और छूट आपको मिल जाएगी। इन टोटल डिस्काउंट आपका 67% हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं जिस भी ऑप्शन से चाहें। देखिए, होस्टिंग सर्विस बाय करना हमने सीख लिया है कि कैसे लेते हैं। अब इसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे दुनिया की जितनी सारी वेबसाइट, आप जितनी न्यूज़ वेबसाइट देखते हैं और जितनी भी आप मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स देखते हैं, इवन हमारी वेबसाइट भी myBigGuide.com इस समय वर्डप्रेस पर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनाएं। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे गूगल का ब्लॉगर। स्टार्टिंग करने के लिए आप ब्लॉगर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए बनाएं। अगर आपको अपनी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन जैसे फीचर ऐड करने हैं, क्विज जैसे फीचर ऐड करने हैं, या आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोई वेबसाइट बनानी है, तब उसके लिए ब्लॉगर नहीं है। उसके लिए आपको वर्डप्रेस पे ही आना होगा और आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब फुल कस्टमाइजेशन करके आप अपने वेबसाइट को वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप वर्डप्रेस को चूज़ करते हैं या किसी फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को, जैसे ब्लॉगर के बारे में कंप्लीट एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। वर्डप्रेस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ जो आपको आगे मिलने वाला है। तो अब अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो इस बारे में है कि आप अपने आप को जब भी ब्लॉगिंग पे लेके आए या जिस भी प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, चाहे वर्डप्रेस पे या ब्लॉग पे, तो एक ब्रांड की तरह लेके आए। आप सोचें कि ब्रांड कैसे काम करती है। आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें कि अगर इस आर्टिकल को अगर कोई बहुत बड़ा आदमी पढ़ता है तो वो उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई किसी ने मेहनत करके ये चीज़ लिखी है। कॉपी पेस्ट जैसी चीज़ों से आपको बचना है। किसी दूसरे के आर्टिकल से आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर जब तक आपकी शैली नहीं आएगी, आप किस तरह से लिखते हैं, आप अपनी बातों को किस तरह से व्यक्त करते हैं, तब तक वो किसी के काम का नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो किसी के काम ज़रूर आना चाहिए। अगर आप किसी की समस्या का समाधान करते हैं तो मतलब आप वहाँ पे सफल हो चुके हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के भी एक अच्छे कमेंट को प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉगिंग में सफल हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो आपने ब्लॉग तो बना लिया, आपने अच्छे अच्छे कंटेंट भी लिख लिए, लेकिन मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉग की मार्केटिंग नहीं करते हैं तो
किसी को उसके ब्लॉग बारे में पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है, आर्टिकल भी बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन आपने मार्केटिंग कहीं नहीं की, लोगों को बताया ही नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग बनाया है जिस पे मैं इस तरह के आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक तो फ्री मार्केटिंग और एक पेड मार्केटिंग। तो शुरुआत में जब तक आपका ब्लॉग बहुत अच्छे से पॉपुलर नहीं हो जाता या आपको आवश्यकता नहीं दिखाई देती, तो आप फ्री मार्केटिंग पे फोकस करें। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे अपनी जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं उनके लिंक्स को शेयर कराएं, वहाँ पे ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आपके सीधे वेबसाइट पे आएगा। या आप दूसरे के ब्लॉग्स पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आर्टिकल के लिंक्स को छोड़ सकते हैं, तो आपके पास वहाँ से भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कमेंट करने के चक्कर में ऐसा ना करें कि ज़रूरत से ज़्यादा कमेंट करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो साख है वो गिरती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कमेंट ना करें, बहुत उचित कमेंट करें। और जब किसी ब्लॉग पे आप कमेंट करें दूसरे के पे, तो ये ध्यान रखें कि भाई कमेंट में आप उसके बारे में भी कुछ अच्छी चीज़ें लिखें, ताकि आपका कमेंट पब्लिश हो और देखने में भी अच्छा लगे। अगर कोई बाहर से आके कमेंट पढ़ रहा है तो उसको लगे कि हाँ भाई आपने जो कमेंट किया है वो वाकई में काम का है। तो जब हम ब्लॉगिंग की दुनिया में आते हैं तो यहाँ पे सभी तरह के लोग मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोत्साहन करने वाले लोग भी मिलेंगे और आपको डाउन करने वाले लोग भी मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव कमेंट की। पॉजिटिव कमेंट अगर आपके पास 100 आ जाते हैं और एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो बड़ा मूड खराब होता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं, वो कुछ भी। देखिए, इंटरनेट के आने के बाद से बहुत सारी आज़ादी लोगों को मिल गई है और सबसे बड़ी आज़ादी ये मिल गई है कि हर किसी के पास एक कीबोर्ड है और वो झट से कुछ भी टाइप करके कमेंट कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नेगेटिव कमेंट के आने के बाद से ब्लॉगिंग जैसी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं कि भाई मेरे ब्लॉग पे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको उन चीज़ों से नहीं रुकना है, आपको वहाँ पे बने रहना है और निरंतर आपको ब्लॉगिंग करते रहनी है। ऐसे कमेंट आए, आपके पास पावर है, आप ब्लॉक करिए, आप डिलीट कर दीजिए। सकारात्मकता ऊर्जा को फैलाइए अपने चारों तरफ, सकारात्मक रहिए और सकारात्मक होकर ही ब्लॉगिंग करिए। एक दिन आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग के बारे में, जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो सिंपल आर्टिकल मत लिखिए, उसके साथ में आप इमेजेस को जोड़िए। लोगों को जो इमेज हैं वो देखना बहुत पसंद होता है। आपके ब्लॉग से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, अगर उस जानकारी से संबंधित आप कोई फोटो वहाँ पे डाल देते हैं, अगर फोटो के साथ में इन्फोग्राफिक यानी इमेज के साथ में आप टेक्स्ट भी लिख के डालते हैं, तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, उसमें इंटरेस्ट जगता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, अगर चित्र के साथ में आती है, अगर इमेज के साथ में आती है, तो लोगों का रुझान उसको पढ़ने में बढ़ जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो वाकई में समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप उसका इमेज वहाँ पे लगा देते हैं तो लोगों की समझ में वो आसानी से आ जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा पिछले समय में जो कॉमिक्स होती थी वो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वैसी पुस्तकों के बजाय जिसमें कहानी सिंपल लिखी जाती थी। अगर वही चित्रों के साथ में आ गई तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ जाता था। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लिखते समय इमेजेस का प्रयोग करें। इमेज से लोगों का रुझान बढ़ता है और वो आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई यूज़र आपके ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है तो गूगल को लगता है कि भाई आपके ब्लॉग में ज़रूर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिससे यूज़र आपके ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा देर तक टिका हुआ है। अब अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कंप्यूटर के बारे में बताया। अब आप जो नया आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कहीं पे कोई कंप्यूटर शब्द आ जाता है तो उस शब्द से आप पुराने वाले आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। इसे हम तकनीकी भाषा में हाइपर लिंक कहते हैं और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे मैंने बताया कि इमेज लगाने से लोगों का रुझान बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब आप एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल को लिंक करते हैं या हाइपर लिंक करते हैं, तो अगर उस शब्द को कोई समझना चाह रहा होगा तो उस पर क्लिक करके आपके पुराने वाले आर्टिकल को पढ़ सकता है और इससे क्या होगा, फिर से ब्लॉग पे जो बीतने वाला समय है यूज़र का वो बढ़ जाएगा। अगर यूज़र आपके एक आर्टिकल को पढ़ने में 10 मिनट लगाता है और वो दूसरे आर्टिकल को भी पढ़ने पहुंच जाता है, तो मान लीजिए उस एक यूज़र ने आपके ब्लॉग पे 20 मिनट तो कम से कम बिताए और इससे गूगल को पता चलेगा कि आपके ब्लॉग में वाकई में कुछ अच्छी सामग्री है और वो उसको रैंक अप करेगा, अपने पहले पेज पे लाने की कोशिश करेगा अगर उस कीवर्ड के बारे में कोई सर्च करता है तो। अब आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिख लिया, आपने इमेजेस भी बहुत अच्छी लगा ली, लेकिन एक गलती बहुत सारे ब्लॉगर्स करते हैं कि पैराग्राफ को बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसे आर्टिकल को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, जब मैं कहीं भी मेरा खुद भी एक्सपीरियंस ये है कि जिसमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ हों, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हों, तो वो पहले से ही ऐसा लग जाता है कि भाई इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो आपके पैराग्राफ हैं उनको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करें, 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ कर दें
एक बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, जिससे रीडेबिलिटी जो होती है यूज़र की वो बढ़ जाती है। इसके साथ में आप बुलेट और नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, आप कंपैरिजन टेबल बना सकते हैं। इससे पढ़ने वाले को मज़ा आता है पढ़ने में, और जब वो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके ब्लॉग पे बिताएगा। और ज़्यादा टाइम बिताने का मतलब ये है कि गूगल ये समझेगा कि आपके ब्लॉग की जो सामग्री है वो वाकई में अच्छी है। मैं हर तरह से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि यूज़र कैसे आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, उसको कैसे आप वहाँ पे रोक के रख सकते हो। जितना देर आप रोकेंगे उतनी ही आपकी जो ब्लॉग की गुणवत्ता है वो अच्छी मानी जाएगी, बेहतर मानी जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आओ पढ़ो और चले जाओ, भाई रुको, आराम से देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। इस तरह का आपका ब्लॉग होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे आर्टिकल आपने लिख रखे हैं, तो देखिए उनका जो नेविगेशन है, ब्लॉग के जो डिज़ाइन है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी के साथ में आपके पूरे ब्लॉग को देख सके। घचड़ पचड़ नहीं करनी है आपको, डिस्टर्बेंस नहीं करना है। ऐसा बहुत सारे लोग आड़ा टेढ़ा डिज़ाइन लगाते हैं। बहुत सिंपल डिज़ाइन रखनी है, बहुत सरल नेविगेशन बनाना है। कोई भी व्यक्ति आए, आपके पेजेस व्यवस्थित होने चाहिए, आपके जो टैग हैं वो बहुत व्यवस्थित होने चाहिए, ताकि आसानी से कोई भी आके आपके किसी आर्टिकल पे जाना चाहे बड़े आसानी से चला जाए। एक बढ़िया सा सर्च बार होना चाहिए, ताकि अगर कोई कीवर्ड डाल के सर्च करना चाह रहा है तो सर्च करे। बहुत अव्यवस्थित ब्लॉग्स जो होते हैं उनको यूज़र बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको काम की जानकारी अगर ढूंढनी है तो वो ढूंढ नहीं पाते। पुराने आर्टिकल्स अगर ढूंढने हैं तो ढूंढ नहीं पाते। तो बहुत अच्छे से आपको व्यवस्थित तरीके से अपने ब्लॉग को बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको बनाना है, साथ में आपको नियमित भी रहना है। ऐसा नहीं करना कि एक आपने आर्टिकल आज लिख दिया, एक साल बाद लिख रहे हैं, फिर उसके 15 दिन बाद फिर आपने एक आर्टिकल लिख दिया। तो नियमित अगर आप रहेंगे तो लोगों को पता भी चलेगा कि भाई आप नियमित रूप से ब्लॉगिंग करते हैं, इस ब्लॉग पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तो लोग दोबारा से उसको पढ़ने के लिए आएंगे। केवल नए लोगों के लिए काम नहीं करना, पुराने लोगों को भी अपने ब्लॉग के साथ में जोड़ के रखना है। आपके ब्लॉग का नेविगेशन, आर्टिकल बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर करनी है। दूसरी एक और जो बहुत अच्छी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, बताइए कि आप कौन हैं। लोग आपके ब्लॉग को फॉलो करने से ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे कि वो आपके बारे में जानें। जैसे अगर आप बहुत किसी पॉपुलर व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो उसकी लेखन शैली से लोगों को प्यार हो जाता है और वो फिर उसे पढ़ना चाहते हैं। वो उस आर्टिकल को पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो उस व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए आर्टिकल को पढ़ने आ रहे हैं। तो अपने आप को परिचय कराइए ब्लॉग के माध्यम से और लोगों से जुड़िए। जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप कनेक्शन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका ब्लॉग पॉपुलर होगा। लोग आपकी लेखन शैली को पसंद करेंगे, आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए आएंगे। अपने बारे में जानकारी दीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने ब्लॉग पे अटैच कीजिए और उसके माध्यम से लोगों से फॉलो करने के लिए कहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़िए। एक भावनात्मक रिश्ता भी बनाइए, अटैचमेंट बनाइए, लोगों के आंसर करिए। आपका ब्लॉग एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल ब्लॉग बन के उभरेगा। इसके बाद में एक और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एनालिटिक्स। अपने ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको समझिए कि भाई किस तरह के लोग मेरे ब्लॉग को पढ़ने आते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, वो भारत के किन हिस्सों से मेरे ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं या कंप्यूटर पे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और उनकी रुचि के हिसाब से ही आर्टिकल तैयार करिए। इससे आपके ब्लॉग को ग्रोथ होने में और भी ज़्यादा सहायता मिलेगी। सो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये एक ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो कौन सा तरीका आपको बहुत अच्छा लगा है ब्लॉग को पॉपुलर करने का? अगर आपको भी कुछ नया तरीका आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।